गुड मॉर्निंग। मैं मोहित कटारिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लेसन नंबर 2 कंप्लीट कर चुके थे अपना, जिसके साथ ही हमारे 3 चैप्टर लेसन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट हो चुके थे। क्योंकि सबसे पहले हमने आपको लेसन 1 कराया, उसके बाद लेसन 3 और फिर हमने लेसन 2 कराया था। लेसन 2 में भी कल हमने आपको नोमेरिकल करा दिए थे, जो जितने भी उसमें इम्पोर्टेंट नोमेरिकल थे जो यूपी बोर्ड में पूछे गए थे। तो प्यारे बच्चों, कल हमारे 3 चैप्टर पूर्ण हो चुके थे, जिनके हमने थ्योरी, नोमेरिकल, अति लघु प्रत्येक चीज़ें आपको उसमें करा दी है। अभी तक जिन छात्रों ने वो वीडियो नहीं देखे तो उन सभी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर लिंक क्लिक करके उन सभी वीडियो को वह छात्र देख सकता है जिन्होंने अब तक नहीं देखे। तो आज हम अपने नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे। आज हमारा नया टॉपिक है लेसन नंबर 4, जिसका नाम है संधारित्र तथा परावैद्युतांक। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 2 या 3 नंबर का पेपर इस वाले चैप्टर से बन जाता है। अधिकतर इस वाले चैप्टर से परिभाषाएं बनती हैं, जो अधिकतर परिभाषा पूछी जाती है इस चैप्टर से, या नोमेरिकल भी बन जाते हैं। कहने वाली बात है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से, आगे ज़रूर काम आएगा आपके। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेसन नंबर 4, जिसका नाम है संधारित्र तथा परावैद्युतांक। तो चालक, तो सबसे पहले इसमें जो चीज़ है वो क्या है? चालक यानी कंडक्टर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंडक्टर। क्या होते हैं? तो मैं आपको सिंपल बता दूं, वे पदार्थ जिनमें आसानी से विद्युत का प्रवाह हो जाए क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। तो परिभाषा भी यही लिखी हुई है। वे पदार्थ जिनमें बाह्य क्षेत्र लगाने पर बहुत अधिक आवेश वाहक गतिमान हो जाते हैं चालक कहलाते हैं। चालकों के उदाहरण धातुएं हैं, जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी आदि। धातुओं में धन आयनों की स्थिर रहती है। यानी ऐसे पदार्थ या ऐसी धातुएं जिनमें से धारा का क्या हो जाए? प्रवाह हो जाए, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाए। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं वे क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। उदाहरण भी दिए हैं, जैसे हमारे पास लोहा को आप जानते ही हो कितना अच्छे से उसमें करंट फॉलो होती है। तांबा भी इस तरह से ही है, एल्युमिनियम भी, चांदी भी। ये सभी धातुएं कैसी है? जिनमें धारा आसानी से प्रवाह होती है और क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इनको कंडक्टर। ठीक है। नेक्स्ट है विद्युत रोधी। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंसुलेटर, और एक अन्य नाम है इसका अचालक। क्या है? अचालक। अचालक क्या होता है? वे पदार्थ जिनमें सामान्यतः धारा का प्रवाह संभव नहीं होता अचालक या विद्युत रोधी कहलाते हैं। उदाहरण रबड़, कांच, प्लास्टिक, अभ्रक, लकड़ी आदि। यानी अचालक क्या हो गए? अचालक वे पदार्थ होंगे जिनमें से धारा का क्या नहीं होने का? प्रवाह नहीं होने का। उदाहरण दे रखे हैं, जैसे क्या? रबड़ हुआ, कांच हुआ, प्लास्टिक, अभ्रक, लकड़ी, या अन्य कोई ऐसी धातु जिसमें धारा का प्रवाह ना हो, वे सब क्या कहलाएगी? विद्युत रोधी कहलाएगी या अचालक कहलाएगी। अचालक। तो ये हमारी 2 डेफिनेशन थी। इन्हीं के आधार पर एक चीज बनती है हमारी, क्या? वो है वैद्युत धारिता। कि किस वैद्युत धारिता की अभिधारणा तथा उसकी परिभाषा। वैद्युत धारिता क्या होती है? यानी जब विद्युत है, कोई चालक है, उसमें विद्युत प्रवाहित हो रहा है, और कितना प्रवाहित होगा, उसकी धारिता क्या है, यही बताना है। धारिता से मीनिंग है, जैसे हमारे पास एक जग है, इस जग में 5 लीटर पानी आ सकता है। कितना? 5 लीटर पानी आ सकता है। तो जो इस जग की धारिता हुई वो इसकी 5 लीटर हुई। यानी कोई वस्तु जितना क्या अपने अंदर चीज़ों को संग्रहण करने की अक्षमता रखती है, धारिता कहलाती है। यानी कोई हमारे पास गिलास है,
गिलास में हमें पता है कि आधा किलो पानी आएगा या 1 किलो पानी आएगा। जग है, जग में 2, तो जितना उसके अंदर समाने की अक्षमता है किसी वस्तु के अंदर, वही उसकी क्या कहलाएगी, धारिता कहलाएगी। लेकिन हम बात किसकी करेंगे, वैद्युत धारिता की। जब वैद्युत धारिता की बात करेंगे तो ऐसा क्या चीज़ है जिससे विद्युत उत्पन्न होता है, तो फर्स्ट चैप्टर में ही बताया था क्या, आवेश। तो यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, आवेश की बात करेंगे। तो परिभाषा भी हमारी क्या बन जाएगी, किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक की वैद्युत आवेश के संग्रहण करने की अक्षमता की माप होती है। यानी कोई हमारे पास चालक है, ये हमारे पास चालक है, ये कितना आवेश ग्रहण कर सकता है, कितना आवेश ग्रहण कर सकता है, जितनी इसकी अक्षमता होगी वही क्या कहलाएगी, इसकी धारिता कहलाएगी। जैसे सपोज करो ये एक मग है और इसमें 5 किलो आवेश या 5 कूलम आवेश आ सकता है, तो इसकी धारिता कितनी हुई, 5। कितनी हुई, 5। यानी किसी चालक के अंदर कितना आवेश संग्रहण हो सकता है या उसकी क्षमता कितनी है, जितनी भी उसकी कैपेसिटी होगी वही क्या कहलाएगी, उसकी धारिता कहलाएगी। यानी कितनी वो अपने अंदर समाने की अक्षमता रखता है, तो वही क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। तो इसी कैपेसिटी से इसका नाम भी हम क्या कहते हैं, इसे कैपेसिटर कहते हैं। धारिता को क्या कहते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। देखते हैं आगे। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका विद्युत विभव आवेश के अनुपात में बढ़ता है। क्या और क्या चीज़ बताई इसने बताया कि कोई चालक है, हम उसे आवेश दे रहे हैं, आवेश देने से क्या होगा कि उसका विभव बढ़ना शुरू हो जाएगा। जितना विभव देंगे उतना ही क्या होगा, जितना आवेश देंगे उतना ही क्या बढ़ेगा, विभव बढ़ेगा। यानी समान अनुपात में बढ़ रहा है। समान अनुपात में क्या बढ़ रहा है कि मैंने 2 कूलम क्या दिया, आवेश दिया, तो विभव कितना बढ़ा, 2 वोल्ट बढ़ा। 3 कूलम आवेश दिया तो विभव कितना बढ़ा, 3 वोल्ट बढ़ा। यानी जितना आवेश उतना ही क्या बढ़ रहा है, वोल्ट। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो आवेश है या जो विभव है वो आवेश के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती कह लो या समान अनुपाती कह लो। जितना क्यू बढ़ रहा उतना ही वी बढ़ रहा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं इसे कि क्यू अनुक्रमानुपाती वी। तो यही लिखा है कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका विद्युत विभव आवेश के अनुपात में बढ़ता है। आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में वैद्युत विभव की परिभाषा बताएंगे कि वैद्युत विभव किसे कहते हैं। मैं ये चैप्टर करा चुका हूँ, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि वैद्युत विभव किसे कहते हैं। आवेश के अनुपात में बढ़ता है। तो किसी चालक को क्यों आवेश देने पर उसका विभव में वी वृद्धि, हमने मान लिया कि किसी चालक को हमने क्या दिया, क्यों आवेश दिया, तो उसका विभव कितना हो गया, वी हो गया। ठीक है, तो क्यों अनुक्रमानुपाती वी, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, एक कांस्टेंट आपको पता है कांस्टेंट आता है, तो वो कांस्टेंट क्या आ गया, सी आ गया। तो यहाँ से हो जाएगा क्यों सी इंटू वी, जहाँ कैपिटल सी एक नियतांक है जिसका मान चालक के आकार, समीपवर्ती माध्यम तथा पास में अन्य चालकों की उपस्थिति पर निर्भर करता है। इसे नियतांकों चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। यानी जो ये नियतांक आया सी, इसका मान किस चीज़ पर निर्भर कर रहा कि जो वो चालक है जिसमें हमने क्यों आवेश दिया, क्यों आवेश देने से उसका विभव बढ़ा, विभव बढ़ने से उसमें जो उसका नियतांक है सी, यानी विभव किस अनुपात से बढ़ रहा है, सी धारिता, तो वो किस पर डिपेंड कर रही है, इसके आकार पर, कि चालक का आकार कैसा है, छोटा है, बड़ा है, कम है, या और दूसरा किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है कि उसके आसपास कैसा माध्यम रखा है, यानी उसके पास लोहा रखा है, रबड़ रखी है, कांच रखा है, या एल्युमिनियम, या कुछ भी पानी रखा है, तो और किस चीज़ पर निर्भर कर रही है, उसके पास रखे हुए
समीपवर्ती माध्यमों पर। समीपवर्ती का माध्यम यानी पास रख के माध्यम। माध्यम आपको पता है पानी हुआ, कांच हुआ, रबड़, लोहा, यानी कुछ भी अन्य पदार्थ हो उस पर निर्भर कर रही है, तथा आसपास में अन्य चालकों की उपस्थिति पर, या हमारे आसपास और कोई भी अन्य चालक रखा हुआ है। जिस चालक अभी मैंने आपको इसकी परिभाषा बताई, तो यानी उसके आसपास कोई चालक और तो नहीं रखा, उन सब पर क्या करती है इसका ये डिपेंड करता है। कौन? सी क्या एक नियतांक है, ठीक है। इस नियतांक को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। जो ये नियतांक सी है यही क्या कहलाएगी? वैद्युत धारिता कहलाएगी। तो वैद्युत धारिता को कहीं से लिखेंगे हम? कैपिटल सी से लिखेंगे। कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि कुलाम होता है ना, कुलाम को हम स्मॉल सी से लिखते हैं, और धारिता को हम कहीं से लिखेंगे? कैपिटल सी से लिखेंगे। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, कि ये कभी सी को कुलाम सोच लो कहीं पर। इस वाले कैपिटल सी को इस चैप्टर में कुलाम नहीं सोचना। सी क्या है यहाँ पर? धारिता है। इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। तो आगे, तो उपरोक्त समीकरण से हमने सी बराबर क्या निकाल लिया? क्योंकि क्यों बराबर क्या था? सी वी। तो यहाँ से हमने सी का मान निकाल लिया, क्या आ गया? क्यू अपॉन वी। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? धारिता की परिभाषा दे सकते हैं। तो धारिता की परिभाषा क्या है? किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को कहते हैं। तो रटने वाली परिभाषा नहीं है, बस फॉर्मूला आपको अगर याद है तो आप परिभाषा अपने आप लिख सकते हो। क्या? किसी चालक की धारिता सी उस चालक को दिए गए आवेश तथा उस आवेश के कारण उसके विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं? चालक की धारिता कहते हैं। या किसी चालक की धारिता चालक को दिए गए आवेश क्यों तथा उसके विभव में हुई वृद्धि v के अनुपात को कहते हैं। तो ये परिभाषा है, सिंपल सी परिभाषा है। अगर आपके फॉर्मूला याद हैं तो आपको परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है। तो आप लिख सकते हैं किसी चालक की धारिता C उस चालक को दिए गए आवेश क्यों तथा उस आवेश के कारण उस विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? इसकी परिभाषा ये लिखी रखी है। किसी चालक को वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को कहते हैं, ठीक है। तो ये इसकी परिभाषा है। तो यहाँ अगर पूछे कि धारिता की परिभाषा तो धारिता की परिभाषा आपको ये देनी है। यहाँ से ऊपर से भी दे सकते हो, ये वाली भी परिभाषा दे सकते हो कि किसी आवेश को विद्युत आवेश देने पर उसका आवेश कैसे बढ़ता है? उसी अनुपात में बढ़ता है। इसे भी धारिता कहते हैं। तो यहाँ से अब हम इसका क्या निकालेंगे? मात्रक। तो हमें पता है कि आवेश का मात्रक एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। और वैद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। अतः समीकरण 1 से धारिता का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम अपॉन कूलाम का मात्रक आवेश का मात्रक कूलाम और विभव का मात्रक वोल्ट, तो कूलाम अपॉन वोल्ट। तो धारिता का एसआई मात्रक क्या हो गया? धारिता का एसआई मात्रक हो गया कूलाम अपॉन वोल्ट। पता चल गया कैसे आया? आवेश का मात्रक कूलाम अपॉन विभव का मात्रक वोल्ट, तो क्या बन गया? कूलाम अपॉन वोल्ट। किसका मात्रक? धारिता सी का मात्रक। कैसा मात्रक? वो भी एसआई, क्योंकि एक आवेश का कैसा मात्रक है? एसआई, और वोल्ट भी कैसा मात्रक है? एसआई, ठीक है। तो यहाँ से एसआई मात्रक क्या हो गया? अतः समीकरण 1 से धारिता का मात्रक क्या हो गया? कूलाम अपॉन वोल्ट होगा। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम फैरड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फैरड। कूलाम अपॉन वोल्ट ना लिखकर इसे हम क्या लिख लेते हैं? फैरड भी लिखते हैं। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम? फैरड भी कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, यानी फैरड को हम किससे लिखते हैं? कैपिटल एफ से लिखते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 फैरड बराबर किसके? 1 कूलाम अपॉन
वोल्ट के, यानी कूलाम अपॉन वोल्ट के बराबर ही तो हमने किसको लिखा, फैराड को लिखा। तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 फैराड बराबर 1 कूलाम अपॉन वोल्ट। तो यहाँ से भी आप क्या दे सकते हो, धारिता की परिभाषा दे सकते हो, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है कि 1 फैराड उस चालक की धारिता होगी जिसको 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। ठीक है, यहाँ से भी आप क्या दे सकते हो, धारिता की परिभाषा दे सकते हो कि 1 फैराड उस चालक की धारिता होगी जिसको 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। अब कुछ नोट लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट कि कूलाम आवेश का क्या है, बड़ा मात्रक है, अतः फैराड भी धारिता का क्या है, बड़ा मात्रक है। कूलाम आवेश का कैसा मात्रक है, बड़ा मात्रक है, अतः फैराड भी धारिता का क्या होगा, बड़ा मात्रक होगा। इस कारण व्यवहार में हम माइक्रोफैराड तथा पिकोफैराड प्रयुक्त करते हैं, यानी ये तो बड़े मात्रक होते हैं, लेकिन जनरली हम जो अपने यूज के लिए, अपने काम करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो किस तरह के करते हैं, वो करते हैं माइक्रोफैराड में। माइक्रोफैराड या हमारा पिकोफैराड हुआ या नैनोफैराड हुआ, तो इस तरह का हम क्या करते हैं, फैराड इस्तेमाल करते हैं, मात्रक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और 1 माइक्रोफैराड बराबर होता है 10⁻⁻6 फैराड, और 1 पिकोफैराड बराबर होता है 10⁻12 फैराड। या 1 पिकोफैराड बराबर हम कह सकते हैं, 1 पिकोफैराड बराबर हम कह सकते हैं 1 माइक्रोफैराड कह सकते हैं, क्योंकि इस फैराड का, इस माइक्रो का मीनिंग 10⁻6, इसका क्या 10⁻6, तो 10⁻6 और 6 कितने हो गए, 10⁻12, तो बन गया क्या, पिको बन गया, तो पिकोफैराड। तो 1 पिकोफैराड किसके बराबर भी हो सकता है, 1 माइक्रोफैराड के बराबर भी हो सकता है। तो ये याद रखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना, और अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध होती रहे। तो आज की वीडियो में अच्छा ही इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।